एक जिम्मेदारी भी अपने कांधों पे लेके चलता हूँ। लोग धर्म जाति के बंधन को तोड़ते हुए सोशल मीडिया पे आए। एक आम से आदमी को जब कैमरा मिला तो उसको इतनी ताकत दी देश के हर वर्ग ने। वायरल इरफान को जो संघर्षी कोच ने जन्म दिया है। एक महीना पहले जंतर मंतर पर बर्फ वाला इरफान वायरल हुआ, व्यूज आए, मीडिया पहुंची, नेता मिले और फिर इरफान मीडिया से दूर हो गए। आज हम वायरल इरफान की नहीं, उस इरफान की खबर लेने आए हैं जो कैमरा हटने के बाद भी अपनी ज़िंदगी जी रहा है। इरफान के साथ ये मुलाकात सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं है, हकीकत जानने के लिए है। तो आइए जानते हैं वायरल होने के बाद इरफान अब क्या कर रहे हैं और इनकी ज़िंदगी कैसी है। हेलो इरफान। सबसे पहले दीदी आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और जय हिंद। प्रोटेस्ट के बाद ज़िंदगी कितनी बदली, सिर्फ लोगों की नज़रों में नहीं बल्कि आपकी अपनी नज़रों में। मेरे परिवार को जो प्यार दुनिया से मिला, आप लोगों का प्यार मिला, आप मेरे घर आते हैं सब लोग, और बहुत कुछ अच्छा लगता है। और एक जिम्मेदारी भी अपने कांधों पे लेके चलता हूँ कि अब उन सब की उम्मीद पे खरा उतरने की हर पल कोशिश करूँगा। बिल्कुल। इरफान, जैसे राहुल गांधी जैसे बड़े नेता आपसे मिलने आए, उस मुलाकात के बाद आपको लगा कि आपकी आवाज़ सच में सुनी जा रही है? हाँ। या सिर्फ आप वायरल थे इसलिए लोग आप तक पहुंच गए? सुनी जा रही है। जब मैंने बोला तो जो मैं जिस वर्ग से आता हूँ, मजदूर श्रमिक वर्ग से आता हूँ, तो मैंने उनकी बात करी तो लोगों में जिज्ञासा जागी और लोग धर्म जाति के बंधन को तोड़ते हुए सोशल मीडिया पे आए, कमेंट बॉक्स में आए और लाइक पे आए। वीडियो को शेयर किया उन मजदूरों ने, मेहनत का आबादी ने, जिन्हें लगता था कि यार हमारी तो कोई बात ही नहीं करता। तो एक आम से आदमी को जब कैमरा मिला तो उसको इतनी ताकत दी देश के हर वर्ग ने, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारे हिस्से की बात है। तो चीज़ें बदली हैं, ऐसी नहीं। और हाँ, हमारी जो मांग है वो जारी रहेगी, लड़ाइयाँ जारी रहती हैं। बिल्कुल। इरफान, जो बर्फ वाला इरफान है जो अभी अपनी दुकान पर बैठा है, उस इरफान में और वायरल इरफान में आपको खुद को, इन दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है? वायरल इरफान को जो संघर्षी कोच ने जन्म दिया है, और ये बर्फ वाले इरफान को तो सभी जिस तरीके से वो अपनी माता से जन्मा है, और जैसे तो इरफान जो बर्फ वाला इरफान है वो आंदोलन वाले इरफान में ये फ़र्क है कि वो संघर्ष से जन्मा है, क्योंकि वो स्कूल नहीं गया है, वो कोई कोचिंग सेंटर नहीं गया है, वो किसी नेता के दरबार में नहीं गया था, वो किसी संगठन से नहीं जुड़ा था, वो एक आज़ाद पक्षी था और आंदोलनों से जुड़ता था और बिल्कुल ही रैंडम लोगों से मिलता था, बिल्कुल डायरेक्टली मिलता था जिन्हें वो जानता नहीं, और उनसे पूछता था, सीखता था और बोलता था। उस इरफान में इस इरफान में ये फ़र्क है। उस इरफान को ताकत दी है इस बर्फ वाले इरफान ने। बिल्कुल बिल्कुल। इरफान, जिस दिन आपका वीडियो वायरल हुआ उस दिन आपको खुशी ज़्यादा हुई या डर लगा कि अब लोग आपको, आपकी ज़िंदगी को सिर्फ एक वायरल वीडियो के ज़रिए देखेंगे? ऐसा नहीं था कि ऐसा हुआ कि मैं पिछले 15 सालों से आंदोलन में था। मैं जिस आंदोलन में गया तो उस आंदोलन में मैं एक चेहरे की तरह उभरा। हर आंदोलन में आप उठा के देख लीजिएगा, पत्रकार है, चाहे पहलवान आंदोलन में मुझे टटोलिएगा, फ्रंट पे नजर आऊँगा। किसान आंदोलन में जाइएगा, टिकरी बॉर्डर से फ्रंट पे नजर आऊँगा। CNRC आंदोलन में जाइएगा तो उस टाइम तो यूट्यूब का ज़माना आया ही आया था, तो उस टाइम सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन हमारी मौजूदगी थी। तो नागरिक धरने प्रदर्शनों में वायरल हमेशा होते रहा। मेरी इन बस्ती में सभी लोगों ने मुझे बराबर कैमरे पे देखा, जिस नज़रिए से भी देखा हो। लेकिन उस टाइम जब मैं वायरल हुआ तो वो ललन टॉप का आपको पता बड़ा मंच था, और रजत ने मुझ पर जिस तरीके से मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, लेकिन वो 2 दिन तक उन्होंने वीडियो डाली नहीं थी। तो मैं यही सोच रहा क्यों नहीं डाली, क्या वजह रही। और वो वीडियो जब आई तो मुझे पता, मेरे को इसका अनुभव है, तो 10 मिनट में ही मुझे पता चला कि वीडियो ने रीच पकड़ ली, वीडियो आगे चली जाएगी। तो इरफान, वायरल होने के बाद आपकी रोज़ी रोटी, काम या घर की जिम्मेदारियों में कोई हकीकी बदलाव आया या वायरल फेम बस कुछ दिन के लिए था? कहते हैं अल्लाह आपके लिए दिन चुनता है, अल्लाह आपके लिए दिन चुनता है, तो वो दिन मेरा उस दिन था। लेकिन उस दिन भी मुझे ऐसा पता नहीं था कि, क्योंकि मैं वायरल तो हमेशा होते रहा कि 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 8 मिलियन व्यूज़ फेसबुक पे मेरे आ जाते थे। तो वायरल तो मैं हमेशा होते रहता था, तो इतने बड़े व्यूज़ तो आए नहीं थे। 1 मिलियन पे वीडियो यूट्यूब पे लगी थी, तो फेसबुक पे 2 मिलियन पे लग गए थे, तो इतना बड़ा तो वो नहीं था। लेकिन वो जो मंच था उस पर सरकार और विपक्ष के लोग डायरेक्टली जुड़ते हैं तो उनकी वीडियो से, तो उसका असर ज़्यादा दूर तक पहुँच गया। तो ऐसा हुआ कि फिर लोग मुझसे जुड़ने लगे। फिर मेरे को मौका मिला तो मैंने बताया कि मेरे इधर नशा है,
मेरे यहाँ यातनाएं हैं, मेरे यहाँ दुख है, तकलीफ है, निराशा है। उन अच्छा। चीज़ों के बारे में अपनी ज़िंदगी से बताया कि जब आपको जंतर मंतर पे जाना तो ऐसा लगता होगा कि ये क्या है, लेकिन मेरे लिए ऐसा था जैसे मैंने PhD कर ली, क्योंकि 35 साल की उम्र में बेदाग, मतलब मुझ पर कोई दाग नहीं लगा। मैं नशे से बचा, क्राइम से बचा, पुलिस के रिकॉर्ड से बचा, तो वहाँ तक पहुँचना मुझे लगा कि मैंने तो PhD कर ली। तो ये सब चीज़ें थी, तो उससे लोगों ने सराहा। इरफान, इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद लोगों ने आपको हीरो बना दिया, लेकिन क्या आप खुद को हीरो मानते हैं या बस अपनी मजबूरी लेकर प्रोटेस्ट में आए थे? मैंने किसी भी प्रोटेस्ट में अपनी घर की परेशानियों को नहीं रखा, अपने जीवन के दुखों को नहीं रखा। कभी भी मेरे किसी भी वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने हमेशा मुस्कुराते हुए, रोते हुए और लड़खड़ाते हुए अपनी बात रखी है। मेरी परेशानी का सबब इस देश की बड़ी आबादी है। हम सब की परेशानी का सबब उन लोगों के है। अगर आप ये देख लीजिए, हम कैसे परेशान ना हो। अगर मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड का बच्चा या DPS का बच्चा JEE की तैयारी करेगा, नीट की तैयारी करेगा, IIT की तैयारी करेगा और CUET की तैयारी करेगा, हमारे बच्चों की तो शिक्षा की गुणवत्ता ही नहीं है। वो तो 8वीं में आके दूसरी किताब नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम तो आवाज़ उठाएंगे। तो हमारी पीड़ा अलग है। हम चाहते हैं कि हमारे आंखों में भी सपने, उम्मीदें हों और बेहतर किया जाए, शिक्षा से जोड़ा जाए, स्वास्थ्य से जोड़ा जाए और आवाज़ से जोड़ा जाए देश की हर आबादी को जो इससे वंचित है। आपके लिए वो प्रोटेस्ट जो था वो सिर्फ एक सियासी मुद्दा था या उसमें आपकी अपनी ज़िंदगी, अपना गुस्सा या अपनी कोई पर्सनल मजबूरियाँ भी थी? मैं अपने संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर यकीन करने वाला व्यक्ति हूँ और सभी हम करते हैं, और उस पर यकीन करने के साथ ही मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं अन्याय के खिलाफ बोलूँ, अपनी असहमति रखूँ। और सरकार असहमति से घबराती है तो सरकार यूँ के प्रधानमंत्री यूँ कह देते हैं कि दिमागी नक्सल से सावधान रहें। तो हम दिमाग रखते हैं सोचने का, हम दिमाग रखते हैं कहने का, हम दिमाग रखते हैं सवाल पूछने का, और हम दिमाग रखते हैं सवाल के साथ समाधान देने का। लेकिन सरकार हमारे सवाल ही नहीं ले रही तो समाधान कैसे ले लेगी, बताओ आप। इरफान, वायरल होने के बाद आपको लोगों से और ज़्यादा इज्जत मिली, क्या कभी ऐसा भी लगा कि लोग आपकी मजबूरी को कंटेंट की तरह देख रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैंने बताया, मैंने व्यक्तिगत चीज़ें नहीं बताई कि मेरे घर में क्या चीज़ें हैं या नहीं है। मैंने कभी किसी कैमरे पे नहीं बताया। बिल्कुल। जब मेरे सामने दुनिया ने हाथ बढ़ाया तो मैंने कैमरे पे आके ही कहा कि प्लीज़ मुझे जिंदा रहने दीजिए, क्योंकि अमीरी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बदनाम और आज कमज़ोर करती है आदमी को। तो आप जब मेरे घर आए तो आपने मुझे देखा, वो मेहनत का इरफान किस गर्मजोशी से आपसे मिल रहा है, और मैं क्या कर सकूं आपके लिए कह रहा हूं। इरफान, जब कैमरा बंद हो जाता है और भीड़ चली जाती है तब कैसी लगती है जिंदगी? उस टाइम भी मुझे सुकून आता है। ऐसा हुआ, राहुल जी आया, बहुत प्रेशर आया, हज़ारों की तादाद में मीडिया से बात करना था। मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं कैमरे से नहीं भागता, सवालों से नहीं भागता, मैं बात करना चाहता हूँ। तो मेरे पे ज़्यादा प्रेशर आया। प्रेशर आने के बाद मैं सांस लेना चाहता था, थोड़ा सा कैमरे से दूर जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मैंने सब कुछ फेस किया, लोगों के सवालों के जवाब दिए और धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हुई। फिर ऐसा हुआ कि कैमरा हटा तो फिर एक्टिविस्टों से मिलना स्टार्ट हुआ, राजनेताओं से, समाज से जुड़े लोगों से, छात्रों से, पत्रकारों से, जो समाज से जुड़े, फिर उनसे मिलना जुलना जारी रहा। तो टाइम का तो अभाव ही है। अच्छा इरफान, एक सवाल मेरा ये है कि मान लीजिए कल आप वायरल नहीं रहे, हाँ। ठीक है, कैमरा भी नहीं है, नेता भी नहीं है, तो आप चाहेंगे कि लोग इरफान को किस वजह से याद रखें? वो कौन सी वजह आप चाहते हैं? हम सोचते हैं, हम किसी को भी ये नहीं कहेंगे कि किसी को आप याद रखिए। आप अच्छा सोचिए समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए। किसी को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इरफान ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिससे उसे याद रखा जाए। हमें सोचना चाहिए, हमें सोच रखनी चाहिए, याद रखने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि जो इरफान की जो सोच है, जो आम लोगों के हित के लिए है, उनकी उस सोच को याद रखा जाए। आज से आपके पास हज़ारों लाखों लोग पहुंच रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन किसी ने भी क्या आपसे आज तक ये पूछा कि तुम्हें असल में चाहिए क्या? राहुल जी ने सबसे पहला सवाल ये कहा था कि इरफान आपको क्या चाहिए और क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा मुझे ना कुछ चाहिए ना मैं कुछ करना चाहता हूँ। आप देश के बड़े नेता हैं, कल प्रधानमंत्री बनेंगे और आपको देश के मज़दूरों को एक बेहतर जीवन देना होगा। बोला कैसे? मैंने कहा एक न्यूनतम मजदूरी होगी पूरे देश में, एक अलग अलग राज्यों में है भी अलग अलग, तो उससे कहीं ना कहीं मजदूर वक्त पीसा जाता है। तो मैंने कहा सर आप कैसे करेंगे, नहीं करेंगे वो आप जाने, मैंने तो बता दिया। बिल्कुल। तो इरफान ये चाहते हैं, इरफान को असल में ये चाहिए
कि पूरे देश के मजदूरों की जो न्यूनतम मजदूरी तय हो वो एक समान हो। इरफान, अगर आपको उस प्रोटेस्ट वाले दिन के इरफान से आज मिलने का मौका मिले तो आज आप उस इरफान से क्या कहेंगे? आज मैं उस इरफान से ये कहूँगा, जो फूल धरे हर डाली पे, विश्वास तो कर उस माली पे। तेरे भाग में पत्थर हैं, पत्थर भी खिल जाएंगे, पता नहीं किस रूप में तुझे नारायण मिल जाएंगे। थैंक यू इरफान, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।